हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट टॉपिक एसी जनरेटर को। ठीक है, तो देखिए एसी जनरेटर का मीनिंग क्या है। एसी है अल्टरनेटिंग करंट से, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, और जनरेटर से मतलब है जनरेट करने वाला। तो एक ऐसी डिवाइस जो कि कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जैसे लिखा ना, बाय एक्सप्लॉइटिंग, यानी कि बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, हम लोग ने ये देखा है कि अगर हमारे पास एक कॉयल है और उस पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, उसके बगल में एक दूसरी कॉयल है। अगर इस कॉयल से किसी तरीके से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज किया जाए, मान लीजिए आपने करंट को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई और उसकी वजह से यहाँ पर जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, इससे पास होने वाला फ्लक्स। यानी कि बेसिकली बात ये होती है कि किसी भी तरीके से इस कॉइल के अंदर जो फ्लक्स पास हो रहा है, या जिसको हम लोग कहते हैं लिंक्ड फ्लक्स, ठीक है, वो क्या हो, यहां पर चेंज हो। तो जिस रेट से वो चेंज होता है वो रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कि इस सर्किट में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, और यहीं से निकल कर आ जाता है हमारा फिर इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। क्लियर, ये चीज निकल कर आती है। ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो अब यहां पर ये चीज थी कि ये जो फाई बी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमारा बी ए कॉस थीटा। यानी कि हम ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं, बी को चेंज करके, ए को चेंज करके, और थीटा को चेंज करके। ठीक है, तो हम लोग ने इसी चैप्टर में बी चेंज करके मैग्नेटिक इंडक्शन को देखा है। फिर उसके बाद हम लोग ने ए को चेंज करके भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखा, यानी कि मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब हम लोग ने निकाला था तब एरिया चेंज कर रहे थे। ठीक है, ऐसा डायग्राम आपको अगर याद हो, ऐसी रॉड थी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बनी हुई थी। कुछ याद आया? तो ये यहाँ पर हम लोग ने क्या किया था, एरिया कम किया था। फिर उस पर जो भी इंडक्शन हो रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा था, उसको हम लोग ने देखा और उस पर कितना ईएमएफ जनरेट होता है उसका एक्सप्रेशन फाइंड किया था, BLV। ठीक है, याद आया? तो हम लोग इसको चेंज करके फ्लक्स चेंज करने के बाद ये देख चुके हैं कि ईएमएफ जनरेट होता है और कितना होता है, उसको निकाला था। ए को भी चेंज करके देख चुके हैं। अब हमारे पास एक और चीज बची है और वो है थीटा। ठीक है, तो इस चीज को, थीटा को चेंज करके, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को हम लोग फिक्स रखें, और जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच के एंगल को अगर हम चेंज करें, इस चीज को इस्तेमाल करके निकोला टेस्ला, आपने इनका नाम सुना होगा। ठीक है, अगर आप साइंस पे इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने इनका नाम सुना होगा, निकोला टेस्ला। और आजकल ये सुनना तो बहुत हमारे जैसे यूट्यूब वगैरह होता है उस पर ये सब चीजें सुनना बहुत कॉमन हो गया है। ठीक है, तो निकोला टेस्ला ने इसको चेंज करते हुए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके, फिर यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज करते हुए एक डिवाइस बनाई थी जिसका नाम था एसी जनरेटर। तो उसकी एक बहुत ही बेसिक डिजाइन ये है, जहां पर कि हमारे पास मौजूद होता है क्या, एक सेट ऑफ मैग्नेट। तो एक मैग्नेट इस तरफ रखा हुआ है ये, ठीक है, और दूसरा मैग्नेट इधर रखा हुआ है। इस मैग्नेट का साउथ पोल है ये, और दूसरे मैग्नेट का इधर नॉर्थ पोल है। यानी कि इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसी हैं। हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर ये कैसे वर्क करता है, ये जो हमारा एसी जनरेटर है ये किस तरीके से ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्या है अगर हम बात करें तो। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो एसी जनरेटर टॉपिक है हमारा, ये इससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो क्वेश्चन आते ही हैं, साथ में जो सीबीएसई एग्जाम होता है इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, इस पे किस तरीके से आता है कि हमें बताना होता है कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट द एसी जनरेटर एंड
स्टेट्स इट्स प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, दीज ऑल दीज थिंग विद एग्जाम्पल, इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस केस में हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले जैसे कि ये मैंने बताया था, ये डिफिनीशन लिखनी होती है। कैन एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय एक्सप्लॉइटिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बाय एक्सप्लॉइटिंग की जगह पर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये आ जाती है डिफिनीशन। उसके बाद आता है प्रिंसिपल, हम लोग को प्रिंसिपल लिखना होता है। प्रिंसिपल पे हम लोग लिखते हैं एज द कॉइल रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, जैसे ही ये जो बीच में कॉइल मौजूद है, इस कॉइल को रोटेट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड बी में। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड बी में जब रोटेट किया जाता है तो जो इफेक्टिव एरिया होता है लूप का, इस लूप का जो इफेक्टिव एरिया होता है वो हमारा a cos थीटा होता है, और वो जिसकी वजह से वो क्या होता है, चेंज होता है। ये जब ऐसे रोटेट करता है तो क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो इस चेंज की वजह से, इस इफेक्टिव एरिया में चेंज की वजह से जो इसके अंदर से फ्लक्स पास हो रहा होता है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। समझिए इस बात को कि ये हमारा लेटेस्ट सपोज क्या है, जो कॉइल है वो ऐसी मौजूद है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर क्या है, कॉइल मौजूद है। ठीक है, अब इस कॉइल पे क्या है कि इस कॉइल को जब हम रोटेट कर रहे हैं, इस कॉइल को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसी ऐसी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, तो जब इसको हम रोटेट करेंगे तो होगा क्या, इसके रोटेशन से इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका क्या होगा, लेट अस सपोज इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन पे। क्लियर। अब जो चीज इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है ऐसे, ठीक है, जब इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है। जब ये रोटेट होगा, जब ये रोटेट होगा तो अब देखो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम डायरेक्शन पे हो गई। इस जगह पर जो इनके बीच का एंगल है वो कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। ठीक है, जब ये दोनों ऐसे हैं, बी और ए दोनों एक तरफ हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा डिग्री। इस केस में जो ये एरिया है, इस एरिया से मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, यानी कि इस केस में जो फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम होता है। तो फाइव बी इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा, और थीटा जब 0 डिग्री होता है तो ये निकल कर आता है बी ए। फिर उसके बाद ये और रोटेट करता है ऐसे, तो अब ये देखो जो एरिया वेक्टर था नीचे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। कितना हुआ, 90 डिग्री, यानी कि cos 90 की वैल्यू 0। उसके बाद फिर ये ऐसे रोटेट करता है, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। और 180 डिग्री के केस में जो फाइव बी निकल कर आएगा वो आ जाएगा बी ए कॉस 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस, यानी कि माइनस बी ए। तो फाइव बी हो गया हमारा माइनस बी ए। ठीक है, फाइव बी क्या हो गया, माइनस बी ए। ठीक है, बात समझ पे आई। तो ये जो माइनस बी ए है, ये क्या हमारा यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इधर जा रही है और एरिया वेक्टर उधर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कॉइल होती है वो रोटेट होती है, जिसकी वजह से जो फ्लक्स होता है वो चेंज होता है। देखो पहले फ्लक्स क्या था हमारा बी ए, फिर 0 हुआ और उसके बाद माइनस बी ए हो गया, उसके बाद फिर हमारा 0 होगा ये, तो थीटा इक्वल टू 0 पे बी ए हुआ, थीटा इक्वल टू 90 पे 0 हुआ, थीटा इक्वल टू 180 पे माइनस बी ए हुआ, और थीटा इक्वल टू 270 पर फिर 0 हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू जब हम लोग का 360 होगा तो फिर ये बी ए हो जाएगा। यानी यहां से यहां तक लेकर एक कंप्लीट रोटेशन ये शो करेगा, और इस समय पर इस पे लगातार फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से, चेंज इन फ्लक्स की वजह से इस कॉइल पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उसको हम लोग यहां पर स्लिप रिंग्स लगाकर, स्लिप रिंग्स एक्चुअली क्या होती हैं, ये ऐसी रिंग है। ठीक है, ये रिंग जुड़ी होती हैं इससे। ठीक है, ये जो हमारे कॉइल होता है इससे जुड़ी होती हैं। ठीक, इस एक्सेल के अबाउट ये जो पूरी पूरी कॉइल होती है वो रोटेट करती है, जैसे कि मैंने इसको बताया। तो ये रोटेट कर रहा, मान लो ये कोई एक्सिस हो इसके अबाउट। ठीक है, तो इससे हम लोग स्लिप रिंग्स को, जो इसके एंड्स होते हैं, इसको आगे ले जाकर स्लिप रिंग्स से कनेक्ट कर देते हैं, ये स्लिप रिंग से। ठीक है, फिर ये स्लिप रिंग्स, ये एक्चुअली एक ऐसा रिंग है यहाँ पर। ठीक है, एक रिंग है यहाँ पर, एक रिंग से कनेक्टेड है ये वाला साइड, ये वाला वायर, और एक
रिंग से कनेक्टेड है, ये वाला वायर इसके अंदर से होता हुआ आता है और इससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो एक इससे कनेक्टेड है, दिख रहा है, एक इससे कनेक्टेड है ये वाली से, ये वाली रिंग से, और एक कनेक्टेड ये वाली रिंग से। इन दोनों पर लगा होता है कार्बन ब्रिसेस। तो जब ये रोटेट करते हैं तो इनमें कनेक्शन लगातार बना रहता है, यहाँ पर स्प्रिंग वगैरह होती है, और इस तरीके से फिर हमें यहाँ पर ईएमएफ मिलता है। बात समझ पे आई? तो ये था हमारा क्या प्रिंसिपल, कि जब भी हम लोग एक कॉइल को रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से इफेक्टिव एरिया चेंज होता है, और उस चेंज होने की वजह से, इफेक्टिव एरिया चेंज होने की वजह से जो लिंक्ड फ्लक्स होता है इससे वो भी चेंज होता है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। उसके बाद आती है इसके कंस्ट्रक्शन की, और कंस्ट्रक्शन को मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि इसमें क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल माउंटेड ऑन अ रोटर शाफ्ट। ये देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये इस पे एक रोटर शाफ्ट लगा हुआ है। ठीक है, रोटर यानी कि जो चीज रोटेट करती है इसको कहते हैं रोटर शाफ्ट। तो इस रोटर शाफ्ट में लगी होती है क्या, सबसे पहली बात तो एक रोटर शाफ्ट लगा होता है जो कि इसके एक्सेस के अबाउट लगा होता है। उसके बाद यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऐसी होती हैं। ठीक है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये मैग्नेट है यहां पर दो, ये कॉयल है रेक्टेंगुलर कॉयल। ये कैसी कॉयल है? रेक्टेंगुलर कॉयल। यहां पर ये स्लिप रिंग्स है, कार्बन ब्रशेस हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन पे हम लोग को डायग्राम सहित लिखना होता है कि क्या क्या यहां पर मौजूद है। कंस्ट्रक्शन यानी कि किस चीज से मिलकर ये बना है। उसके बाद फिर हम लोग ये लिख देते हैं द कॉयल, या फिर आर्मेचर भी कहते हैं इसको, ये वाला, इज मैकेनिकली रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाय सम एक्सटर्नल मींस। सम एक्सटर्नल मींस यानी कि मान लीजिए यहां पर हमने कुछ लगा दिया जिससे कि इसको रोटेट कर रहे हैं, तो द रोटेशन ऑफ कॉयल कॉजेज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट टू चेंज, सो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉयल, जिसकी वजह से यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो द एंड्स ऑफ द कॉयल आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट बाय मींस ऑफ स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस। यहां पर अब जो ये रिंग है हमारी, या कॉयल कह लीजिए, ये कॉयल कनेक्टेड है इस रिंग से। ठीक है, स्लिप रिंग से, और स्लिप रिंग्स कनेक्टेड है किससे? ब्रशेस से। ठीक है, तो यहां पर जो भी चेंज होता है फ्लक्स का, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है और हमें बाहर जो वोल्टेज होता है वो अपीयर होता है। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट था। अब इसकी आती है वर्किंग, की ये वर्क कैसे करता है, और इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक होगा वो फिनिश हो जाएगा। तो वर्किंग को हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं और समझते हैं इस पूरे इसकी प्रोसेस को। ठीक है, तो देखिए ये इमेज देखिए जो पूरा बना हुआ है, इस पे ये एक कोई इमेज नहीं है, ये सेट ऑफ पोजीशंस है कॉइल की। ठीक है, अलग अलग एंगल्स पे ये है। जैसे मैंने अभी थीटा इक्वल टू 0, 90 इस पे बात करी, तो यही है कि द प्लेन, यहां पर ये पोजीशन ऐसी है, ये वाली जो पोजीशन है ये कैसी है, इस पे ये ऐसी रखी हुई है। ठीक है, तो इस केस पे देखिए ये कॉइल रखी है, ये कॉइल कैसी रखी हुई है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है 0 डिग्री। ठीक है, यहां पर इस जगह पर क्लियर। तो जब यहां पर ये ऐसे रखा हुआ और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर फ्लक्स का फॉर्मूला बनाते हैं। तो फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब इस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी, यानी कि थीटा जो होता है हमारा वो होता है, एक्चुअली जो ओमेगा होता है वो होता है थीटा बाई टी। ठीक है, ये थीटा, इस थीटा बाई टी से हम लोग निकाल सकते हैं कि ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा, जहां पर ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी ना। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर कि हम कहां पर किस तरीके से इसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये एंगुलर हमारी फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी ये हो गई। ठीक है, और ये कितना रोटेट कर रहा है, उसके एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देख रहे होते हैं हम। तो यह क्या करते हैं हम लोग, थीटा को रिप्लेस कर देते हैं ओमेगा टी से। तो ये फाई भी हमारा बन गया, क्योंकि अब क्या हो रहा है, टाइम के साथ हम किसी भी समय पर बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। तो फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। ये निकलकर आ गया हमारा किसका एक्सप्रेशन? मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि समय के साथ चेंज हो रहा है, जहां पर जो ओमेगा है वो रिप्रेजेंट कर रही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमने थीटा को रिप्लेस कर दिया। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यहां पर वैल्यू है वो उतनी ही है, बट
बी ए कॉस थीटा, बट यहाँ पर थीटा को हमने रिप्रेजेंट कर दिया अलग तरीके से, ठीक है। और हम लोग ये मान रहे हैं कि थीटा इक्वल टू 0 है जब टी इक्वल टू 0 है, यानी कि इस पोजीशन से स्टार्ट हो रही है जो भी प्रोसेस हम देख रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये हमारा फाई भी हो गया। अब यहां पर लगाएंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी, यही तो होता है। अब मान लीजिए कि ये एक कॉइल ना होकर यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा वैलिड रहेगा, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ पे आई होगा, मैंने कितनी बार ये चीजें रिपीट करी हैं कि एन का यहां पर क्या मीनिंग है, ठीक है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी, ये जो फाई बी का एक्सप्रेशन हम लोग ने निकाला था इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एन टी, तो वो हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी। इसको हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, तो माइनस एन बी ए, क्योंकि कांस्टेंट है, एरिया इस लूप का कांस्टेंट है, और जो बी है मैग्नेटिक फील्ड वो कांस्टेंट होती, हो गया माइनस एन बी ए ब्रैकेट में डी बाई डी टी और अंदर कॉस ओमेगा टी। तो जब इसको हम लोग डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा माइनस साइन ओमेगा टी। तो इसकी जगह पर माइनस साइन ओमेगा टी आ जाएगा, तो माइनस जो यहां पर इसकी जगह पर माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएंगे, पॉजिटिव और बन जाएगा यहां पर प्लस एन बी ए, वैसे के वैसा ही लिखा है, और इसके साथ यहां पर ओमेगा भी तो आएगा, क्योंकि हमने तो एक बार कॉस ओमेगा टी के तो माइनस साइन ओमेगा टी आ गया, उसके बाद ओमेगा टी का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, बाय चेन रूल। एक बार हमने इसको किया, उसके बाद फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट किया, तो ये बन गया ओमेगा भी निकल कर आता है जो कि मल्टीप्लाई होता है बाहर इसके, ठीक है, चेन रूल से ये निकल कर आया। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी इस तरीके से डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, अंदर वो चीज सिंगल क्वांटिटी नहीं होती, वेरिएबल है हमारा, जैसे ओमेगा, सॉरी ओमेगा हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, बट ये पूरा एक हमारा क्या कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो ये भी एक फंक्शन है, कॉस भी एक फंक्शन है, और जो इसका एंगल है, जो कॉस का एंगल है वो भी एक फंक्शन है, यानी कि यहां पर दो फंक्शन है। तो पहले डिफरेंशिएशन इस पूरे फंक्शन का होगा, तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होके बन जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। उसके बाद अंदर जो ओमेगा टी है उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो वहां से हमें ओमेगा मिल जाएगा, बाहर आ गया इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये है इसकी वैल्यू। उसको जब यहां पर पुट करेंगे तो ये हो गया एन बी ए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ओमेगा ये आ गया साइन ओमेगा टी। तो ये निकल कर आ गया किसका एक्सप्रेशन, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक तरीके से डेरिवेशन चल रहा है, और 5 मार्क्स पे भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई एग्जामिनेशन में, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि जब साइन ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो जब ये सारी चीजें कांस्टेंट है, अगर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेकर चलें, ये कांस्टेंट है, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये ईएमएफ कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है अकॉर्डिंग टू द एंगल। मैक्सिमम होती है +1, मिनिमम होती है -1, और इसके बीच में ही सारी वैल्यूज ऑसिलेट कर रही होती हैं। तो साइन का जो ग्राफ होता है हमारा ऐसा होता है। तो देखिए ये ग्राफ भी निकल कर आया किसके लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए निकल कर आया। कैसे, हम लोग को पता है साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस होती है, +-1, इसके बीच में सारी वैल्यूज लाई करती हैं। तो अगर हम मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, और इसकी वैल्यू 1, यानी कि एन बी ए ओमेगा हो जाएगी, ठीक है, ये मैक्सिमम है। और मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, और ये माइनस में। माइनस का क्या मीनिंग है, माइनस का मीनिंग ये है कि जो ईएमएफ है वो अपोजिट डायरेक्शन में, जो ईएमएफ है वो अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट का मतलब कि अगर ये जो एसी जनरेटर था उसमें पहले इस तरीके से लग रहा था कि बैटरी ऐसी लगी हुई है, तो जब पोलैरिटी चेंज हुई तो ऐसा लगेगा कि बैटरी ऐसे लगी है, ठीक है। मतलब इन दो वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करता रहता है स्मूथली। स्मूथली यानी कि पोलैरिटी चेंज करता है,
वैल्यू अपनी कम करता है, बढ़ाता है, घटाता है, इस तरीके से पूरी प्रोसेस जाती है। तो वही चीज हमें देखना है कि क्या होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम इतनी, मिनिमम इतनी। मिनिमम यानी कि डायरेक्शन चेंज कर ली उसने, अपोजिट डायरेक्शन पे मैक्सिमम है। ठीक है, समझ पे आ जाएगा अभी इसका कि क्या मतलब है। मान लीजिए कि हम लोग ने एन बी ए ओमेगा को रिप्रेजेंट किया एप्सिलॉन नॉट से, यानी कि हम लोग ने इसको कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कर दी। तो देखिए एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका जो हमारा ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। ठीक है, इस तरीके का हमारा ग्राफ बनता है। और ये क्यों बन रहा है? क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू हमने मान ली, क्योंकि एन मान रहे हैं कि अगर एक हमारे पास जनरेटर होगा तो उसका एन बी ए और ओमेगा फिक्स होगा, तो उसकी वजह से हमारा एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू निकल कर आएगी। और वो वैल्यू ईएमएफ की कैसे चेंज होगी वो डिपेंड करेगा साइन ओमेगा टी पे। तो देखिए जब पोजीशन ऐसी थी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि पूरा जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो हो गई 0। उसके बाद जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि यही बराबर हो जाएगा ओमेगा टी के, यही चीज बराबर हो जाएगी किसके? ओमेगा टी के। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। उस केस में देखो यहां पर हमें मैक्सिमम ईएमएफ देखने को मिल रहा है इस पॉइंट पर, और यहां से यहां तक जो ईएमएफ गया है वो इन पॉइंट से होते हुए गया। यानी कि ये वाली जो पोजीशन थी, ये वाली, इस पोजीशन से जब ये ऐसे हुआ है, इस वाली पोजीशन से जब ये ऐसे हुआ है, ये वाली पोजीशन से जब ऐसे हुआ है, ठीक है समझ गए, इस पोजीशन से जब ये ऐसे हुआ है, तो वैल्यू जो ईएमएफ की थी वो लगातार बढ़ रही थी। पहले 0 थी ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, और जैसे जैसे ये ऐसे बढ़ता रहा वैसे वैसे जो ईएमएफ था वो मैक्सिमम हो गया। उसके बाद फिर जब ये ऐसा था तो यहां पर वैल्यू थी, और जैसे ये ऐसे 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 हुआ तो वैल्यू घटती जा रही थी, घटती जा रही थी, और यहां पर आके फिर 0 हो गई। ठीक है, उसके बाद जब यहां पर कितना था, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, उसके बाद फिर यहां से ये ऐसे रोटेट किया, तो उस केस में देखो ये जो था रोटेशन, इस रोटेशन की वजह से हमने देखा कि वैल्यू मैक्सिमम हुई बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो माइनस एनबीए ओमेगा लिखा हुआ है ये इतनी वैल्यू है, यहां से यहां तक एनबीए ओमेगा माइनस, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, एनबीए ओमेगा पॉजिटिव यानी कि इधर। और उसके बाद फिर ये जैसे रोटेट करेगा, फिर ये जैसे रोटेट करेगा तो घूम के ये उसी पोजीशन में आ गया 360। तो इस तरीके से पूरा एक रोटेशन कंप्लीट होने में इस तरीके का ये बिहेवियर शो करता है। बात समझ पे आई, ये कैसे निकल कर आती हैं चीजें। ठीक है, तो यही था हमारा एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें अपने लिखकर आनी होंगी। इस डायग्राम को इतना कॉम्प्लिकेट करके लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऐसा दिखा सकते हैं। इसके लिए एक टेबल आप लिख सकते हैं ऐसी, थीटा और ईएमएफ। ठीक है, तो जब थीटा हमारा कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ का एक्सप्रेशन होता है साइलन नॉट, या फिर कह लीजिए एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही होती है। और थीटा या फिर ओमेगा टी सेम चीज है। ठीक है, तो एन बी ए साइन ओमेगा टी ये एक्सप्रेशन होता है किसके लिए, ईएमएफ के लिए। और इसी समय अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स हो जाएगा हमारा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो देखो जब 0 डिग्री होगा तो ये ईएमएफ हमें मिलेगा एन बी ए ओमेगा, और उस टाइम जो फ्लक्स होगा वो होगा हमारा कितना, सॉरी ये यहां पर जब 0 होगा तो ये मिलेगा 0। ठीक है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और ये मिलेगा हमें एन बी ए। ठीक है, फाई मिलेगा एन बी मैक्सिमम, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। उसके बाद जब ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री में साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हमें ईएमएफ मिल जाएगा एन बी ए ओमेगा, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया 0। फिर यहां पर जो है वो 90, उसके बाद 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में ये फिर 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस एन बी ए, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 और साइन 180 की वैल्यू होती है 0।
180 के बाद आता है 270 डिग्रीज, और 270 डिग्रीज पे जो साइन की वैल्यू होती है माइनस, यानी कि हो जाएगा NBA ओमेगा, और जो कॉस की वैल्यू होती है वो होती है 0। तो ये 0 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 360 में फिर वही वैल्यू रिपीट करने लगती है 0, और यहाँ पर NBA। इस तरीके से ये आगे साइकिल चलती रहती है, आप कुछ भी इस पे करते रहिए, वो साइकिल ऐसे रोटेट करती रहती। बट देखो क्या देख रहे हो, ईएमएफ हमारा एक बार 0 था, ठीक है। ईएमएफ का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ईएमएफ का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि ईएमएफ हमारा इस पे 0 डिग्री पे 0 था, फिर 90 पे मैक्सिमम हुआ, 180 में हमारा फिर 0 हुआ, 180 डिग्री पे फिर 0 हुआ, 270 में माइनस साइन पे मैक्सिमम हुआ, और फिर ये यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। ये ईएमएफ एक साइकिल पे ऐसा दिख रहा है। और अगर फाई की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहाँ पर, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स कॉस के साथ चेंज कर रहा है, ठीक। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात की जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से 0 डिग्री केस पे मैक्सिमम था, 90 पे मिनिमम हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पर इस तरीके से ये वेरी कर रहा है, ठीक है। 180 में ये माइनस साइन को अचीव करेगा, यहाँ से ये मैक्सिमम था, मैक्सिमम से ये मिनिमम हुआ, मिनिमम से फिर ये इस यहाँ जब 180 था तो ये निगेटिव पे मैक्सिमम हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर ये मिनिमम हुआ, मिनिमम होके फिर ये हुआ। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, अपोजिट फेज पे है, ठीक है। फाई और एप्सिलॉन हम जो है हमारा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो है अपोजिट फेज में। यही तो ये इक्वेशन बता रही है शुरुआत से, यही तो ये बात कर रही है शुरुआत से कि जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ सबसे मिनिमम होगा, और ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो क्लियर, इस तरीके से जो हमारा ये टॉपिक था वो खत्म हुआ। इसी में जो हमारा ये एसी जनरेटर है, अगर बात की जाए कि इसको रोटेट कैसे करते हैं, तो रोटेट करने के तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पावर हाउस बनते हैं, ठीक है, जहां से ये इलेक्ट्रिकल करंट हमें घरों में आता है। जैसे कि हम इस चीज को, जो एसी जनरेटर है, जो उसका शाफ्ट है, जो रोटर है उसका एक्सेल, यानी कि उसको रोटेट करने के लिए अगर हम लोग किसका इस्तेमाल करें, वाटर एनर्जी, जिसको कि हम लोग हाइड्रो एनर्जी कहते हैं, तो वो बन जाता है हाइड्रो पावर प्लांट। डैम बनाया, पानी इकट्ठा किया, पानी को रिलीज किया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, जो कि टरबाइन से टकराती है, टरबाइन रोटेट करता है शाफ्ट को, और उससे वो एसी जनरेटर रोटेट करता है, और वहां पर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। या फिर थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि थर्मल पावर प्लांट में देखिए यहाँ का सिस्टम आगे सेम होता है, यहाँ पर टरबाइंस लगे हुए हैं, ठीक है। टरबाइंस यानी कि इस तरीके से फैन मान लीजिए ऐसे कुछ लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ लगे हुए हैं, ठीक है। ये टरबाइंस ऐसे कनेक्टेड है, और यहाँ पर एसी जनरेटर लगा हुआ है अंदर, ठीक है। इसके अंदर कॉइल है, यहाँ पर मैग्नेट वगैरह, और कॉम्प्लिकेटेड होता है ये काफी। यहाँ पर तो एक सिंपल सा एसी जनरेटर बताता है, और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि मेगावाट्स पे प्रोडक्शन होता है इसका, ठीक है। बहुत पावर होती है इस पे, बड़े बड़े जो पावर प्लांट्स होते हैं उस पे। तो अब देखिए हमारा मकसद क्या है कि इसको किसी तरीके से रोटेट करना। तो अगर हम लोग ने हाइड्रो का यूज किया, यानी कि पानी का यूज किया, तो उसको कहेंगे हाइड्रो पावर प्लांट, यानी कि इस पे डैम्स में पानी भरते हैं खूब ऊंचा तक, फिर इसको खोलते हैं, पानी यहाँ से खूब तेजी से निकलता है और इस पे पड़ता है, और ये रोटेट करता है, और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, फिर ट्रांसफार्मर वगैरह लगा के उसको आगे ट्रांसमिट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर फिर क्या होता है कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसकी जगह पर, यहाँ पर अगर पानी की जगह पर हम इस्तेमाल करें कोल का, किसका, कोल को जलाएं, ठीक है। कोल को क्या करें, जलाएं, ठीक है। कोल को जलाया हमने, और उस कोल को जलाने से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुई, हीट। उस हीट का इस्तेमाल किया एक बॉयलर जिसे कहते हैं, उस बॉयलर पे पानी बॉयल करने में और स्टीम बनाने में, और उस स्टीम को ले जाकर हमने इस टरबाइन पे अगर डाल दिया, मतलब कि लगा यहीं पे होगा थर्मल पावर प्लांट पे, तो फिर वही चीज होगी और हमें ये मिल जाएगा। अगर इस कोल की जगह पर हम लोग यहाँ पर विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं, विंड एनर्जी का, और बड़ी बड़े यहाँ पे विंड मिल्स होते हैं, ठीक है, ये विंड मिल्स बने होते हैं,
उसमें अगर ये एयर टकराती है और ये रोटेट करता है तो हमें भी करंट मिलता है। या फिर थर्मल, जो हमारा थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, उस पे न्यूक्लियर रिएक्शंस किए जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या किए जाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस किए जाते हैं, और उन न्यूक्लियर रिएक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट का इस्तेमाल करते हैं सेम वाटर बॉयल करने के लिए। उस हीट का इस्तेमाल करते हैं वाटर बॉयल करने के लिए, और ये वाटर बॉयल करने के बाद आगे की प्रोसेस वही स्टीम बनाकर फिर यहाँ पर हाई प्रेशराइज्ड स्टीम को यहाँ पर डालते हैं, जिससे कि ये चीजें घूमती हैं। अब फिर चाहे ओशन एनर्जी हो, कुछ भी हो, उस पे यही यूज होता है, यही। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये एसी जनरेटर एक बहुत ही हमारा, कह लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है आज की जिंदगी में। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आज हो सकता है कि जिस चीज से हम आपसे बात कर रहे हैं वो भी पॉसिबल नहीं होती। क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी का इतना बढ़िया सोर्स नहीं होता तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतनी बहुत बढ़िया नहीं होती, जिसकी वजह से ये सारी चीजें बन के ही नहीं आती जो आज सामने बनकर आ गई हैं। ठीक है, और हम लोग आपस में इस तरीके से बात भी नहीं कर पाते, मैं आपको ऐसे पढ़ा भी नहीं पाता। ठीक है, तो एक छोटा सा वर्किंग प्रिंसिपल, एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि फैराडे ने अपने पूछा था, छोटा सा एक क्वेश्चन कि अगर मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्या मूविंग मैग्नेट्स करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते? ये एक छोटा सा क्वेश्चन आज इतने बड़े डेवलपमेंट का कारण बना, और कितना बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हुआ उस एक छोटे से क्वेश्चन की वजह से। मतलब उसी की बात से चीजें बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, समझ रहे हैं? तो साइंस सिर्फ हमारा ये नहीं है कि हम किताबों में जो पढ़ते हैं वो है। साइंस हमें ये भी बताती है कि हमें क्वेश्चन पूछना है तो उसका आंसर भी चाहिए। क्वेश्चन तो सब पूछ लेते हैं, ठीक है, बट हमें ये सिखाती है कि हमें इसका आंसर भी निकालना है। तो क्वेश्चन था वो छोटा सा, जब ये चैप्टर मैंने शुरुआत किया था उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, और वहां से चीजें यहां तक आई। ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अभी आपने देखा कि ये जो एसी जनरेटर होता है अल्टरनेटिंग करंट ही जनरेट करता है। देख रहे थे इस पे ये वेरिएशन था, ईएमएफ कभी बढ़ रहा था कभी घट रहा था। जबकि जो बैटरी होती हैं, बैटरी क्या करती हैं, बैटरी एक कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करती हैं जैसे करंट की, फिर उतना ही प्रोवाइड करती रहती हैं। फिर जो वोल्टेज होता है वो उतना ही वोल्टेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे V इक्वल टू 1.5 वोल्ट्स है तो इतना ही प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, 1.5 वोल्ट्स है तो 1.5 वोल्ट्स ही प्रोवाइड करती रहती हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। यहां से जो वोल्टेज है वो इतना ही होगा। जबकि एसी जो होता है, एसी अल्टरनेटिंग करंट, कभी इसकी वैल्यू बढ़ती है, घटती है, जीरो होती है, निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती है, घटती है, फिर जीरो हो जाती है। ठीक है, तो अभी तक जैसे हम लोग यहाँ पर बैटरीज का इस्तेमाल कर रहे थे, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट सोर्स का सिंबल यूज करेंगे और फिर चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर रजिस्टर लगाकर देखेंगे कि जब एसी करंट उस पर लगता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। एसी पे हम लोग लगाएंगे, कैपेसिटर को लगा के देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखिए हम लोग बैटरी अप्लाई कर चुके हैं रजिस्टर पर, हम लोग बैटरी अप्लाई कर चुके हैं कैपेसिटर पर, हम लोग बैटरी अप्लाई कर चुके हैं किस पर, इंडक्टर पर। बट अभी तक हमने इन तीनों चीज पर एसी को नहीं लगाया। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट वाला अगला हमारा चैप्टर पे यही सब चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बुक में चीजें दी हैं ताकि आपको समझ पे आए कि चीजें कैसे डेवलप हुई हैं और आगे कैसे चीजें आएंगी। ठीक है, तो हमें फाइनली कहां पहुंचना है, 8 चैप्टर में। मैंने बहुत बार जिक्र किया 8 चैप्टर का थ्रू आउट द अभी तक के डिस्कशन में। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं, और जो हमारा टॉपिक है वो भी हमारा ये फिनिश हो गया है। तो आई होप जो ये सारे लेक्चर्स थे और आज का जो लेक्चर था वो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के जो चैप्टर है, अगला जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। क्लियर? ये यहाँ पर कैपेसिटर बना है। ठीक है, क्लियर? तो थैंक यू।